हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिविल जज एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जजमेंट आता है, एक ऑर्डर आता है, डायरेक्शंस आते हैं कि यहाँ पर 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो जो सिविल जज एग्जामिनेशंस है वहाँ पे जो सिविल जज हैं उनको वहाँ पर उनको जो एक्सपीरियंस रहता है, भले वो 2 साल का हो 3 साल का हो, वह काउंट नहीं होगा। अगर वह सिविल जज एग्जामिनेशंस को बोलते हैं ना कि अगर वो क्यों है, कैसे है, उसके बारे में ऑल्दो मैं आगे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये चीज़ जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली लग रही है कि भाई अगर इस तरह का जो ऑर्डर आते हैं तो उसकी ज़रूरत ही क्या है। अगर एक सिविल जज है जो कि ऑलरेडी इस नौकरी में है, सर्विस में है, तो वहाँ पर उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए कि अगर आपने 3 जो है स्टेट को अच्छे से कवर कर रखा है, अब एक स्टेट में आपका हो भी गया है, लेकिन अभी भी आपको ऐसा है कि दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। अब वहाँ पर आप जाते हैं, अपना एग्जामिनेशन देते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल है ना कि अगर आप सर्विस में है तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया था कि अगर 3 साल की जो एग्जामिनेशंस जो हमें प्रैक्टिस रूल है वो ज़रूरी है सिविल जज एग्जामिनेशंस के लिए, और 3 साल की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है। अगर आप एडवोकेसी में हैं तब तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा ही होगा, लेकिन अगर आपने लॉ ऑफिसर की जॉब ले रखी है या तो फिर अगर आप लीगल पोस्ट पर है, राइट, तो वहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वह काउंट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो है सिविल जज के लिए ये जो चीज़ है वह लागू नहीं होगी। इसके पीछे रीज़न भी बताया गया है, वह रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बताऊँगी कि जब आप सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आरजेएस एग्जामिनेशन की, तो आरजेएस एग्जामिनेशन में पहले क्या होता था, देखिए अब तो पूरा ही चेंज है। अब तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सिविल जज एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 3 साल की जो प्रैक्टिस है, एडवोकेसी प्रैक्टिस है, वह मैंडेटरी कर दी गई है, जरूरी कर दी गई है, ठीक है। तो अब तो रूल चेंज हो चुके हैं, लेकिन पहले क्या होता है, पहले जैसे मान के चलिए कि अगर कोई सिविल जज है, बनना चाह रहा है, उसने एग्जामिनेशन देनी है। अब यहाँ पर उनका बिल्कुल फ्रेशर है, अभी उनका जस्ट उन्होंने एलएलबी पास आउट करी है, ठीक है। उनका एडवोकेसी अगर हम एक्सपीरियंस मान भी हैं तो वो 1 साल का उन्होंने किया है और सेकेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो सिविल जज बन चुके हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर ये रहेगा कि उनका जो सिविल जज का एक्सपीरियंस है वह तो आगे काउंट होता रहेगा, लेकिन एज एन एडवोकेट उनका जो एक्सपीरियंस है वह मात्र 1 साल का रहेगा। यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया है। अब कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पर अभी जैसे मान के चलिए कि उनका ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में यहाँ पर उनका ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिविल जज एग्जामिनेशन आती है, फॉर्म फिल किया जाता है और यहाँ पे लकीली उनका जो बोलते हैं ना कि रिक्रूटमेंट हो जाता है। अब उनका एक्सपीरियंस जो है अगर वो वापस अगर ये एग्जामिनेशन देते हैं कहीं और किसी स्टेट के लिए, तो वहाँ पर क्या ये काउंट होगा? नहीं, यहाँ पर अभी वो काउंट नहीं होगा क्योंकि एज एन एडवोकेट उनका जो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है वह काउंट नहीं हुआ है। तो इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है अब भी कि एक्चुअली में ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसके पीछे का रीज़न है, देखिए क्या होता है ना कि जब सिविल जज बन जाते हैं, सिविल जज की जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है तो वहाँ पर आपको जो एज एन एडवोकेट आपका जो लाइसेंस मिलता है आपको वह सरेंडर करना पड़ता है कि भाई हमने अब यहाँ पर जो हमारी वकालत है उसको सरेंडर कर दिया है, अभी हम बार से बेंच की तरफ आ चुके हैं। तो वहाँ पर आपका जो लाइसेंस है सरेंडर हो जाता है। अब जब आपका एडवोकेसी लाइसेंस सरेंडर हो चुका है तो आप एडवोकेसी प्रैक्टिस में कैसे जा सकते हैं, कैसे आप यहाँ के एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं आ पाएगा। इसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 2 चीज़ हमें अच्छे से बताई है, दैट इज़ कि जो वकील होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं और जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं और जो सिविल जज होते हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं। तो दोनों में अंतर होता है, एक अंडर काम करते हैं और एक इंडिपेंडेंट काम करते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट अपीयरेंस एज एन एडवोकेट बिफोर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वो प्रैक्टिस कहलाती है, लेकिन जजेस क्या करते हैं, सर्विसेज रहती है उनकी, सर्विस अंडर स्टेट रहती है। तो अगर समझने वाली बात है तो ये 2 लाइन में समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें और है जो ऐड हुई है वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर लेती हूँ।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोल दिया है कि भाई अगर कोई पहले से ही सिविल जज है या जुडिशियल ऑफिसर है ना, या तो गवर्नमेंट के प्लीडर है, अगर इस सर्विस में है तो भाई आपको जो है 3 साल की जो एक्सपीरियंस, अगर आप इस पोस्ट पे रहते रहते अगर मान रहे कि भाई हम जो कोर्ट में काम कर रहे हैं, कोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, अब हमें और सिविल जज एग्जामिनेशन देना है। अब इसमें भी एक चीज़ होती है कि एज एन सिविल जज आप जो है हायर जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं आप, लेकिन आपको जो है जूनियर जो लेवल के एग्जामिनेशन है वो आप नहीं दे सकते हैं। आप एडीजे के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आपको प्रमोशन यहाँ पे मिलता रहेगा, लेकिन आप जो है अपने ही सिमिलर एग्जामिनेशंस के लिए अब जो है आपको एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी कहती है कि भाई आपने तो अपना लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती है कि कुछ सिविल जज एग्जामिनेशंस में आपने देखा होगा कि कुछ सिविल जज ऐसे बनते हैं जिनका कि एडवोकेसी करियर भी उनका रहा हुआ रहता है, या तो उनका रजिस्ट्रेशन में 4 से 5 साल हो जाते हैं, या तो उन्होंने एडवोकेसी करी हुई रहती है, काफ़ी समय तक एडवोकेसी करते हैं, उसके बाद वो जो है सिविल जज बनते हैं। अब उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो अंडर आ रहे हैं उस एलिजिबिलिटी के जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताई गई है। लेकिन जो उस एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहे, माफ करना, तो उनके लिए नहीं है। क्वेश्चन अब एक आता है कि क्या सरकारी वकील को अगर मान के चलिए अगर किसी का सरकारी वकील में हुआ है, या तो किसी को 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है, अगर वो उसमें सर्विस दे रहे हैं एज एन अ गवर्नमेंट प्लीडर, वो सर्विस दे रहे हैं, अभी जो अपने सिविल जज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने 2 साल यहाँ पे प्राइवेट में मेरा जो है अपना वकालत करी है। अब जो है मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल के लिए मैं यहाँ की वकील बन चुकी हूँ। अब जो है मैं आने वाले 4-5 सालों में जो भी सिविल जज एग्जामिनेशन होते हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ, अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, और अभी जो है मुझे एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करना है। तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकती हूँ? इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रही हूँ। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई आप तो वकालत कर रहे हैं, आप तो सर्विस दे रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसका भी उत्तर यही है क्योंकि मैं सर्विस कर रही हूँ अंडर स्टेट, मैं स्टेट की सर्विस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनकी प्लीडर हूँ, मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही हूँ। तो समझने वाली बात यही है कि जो इंडिपेंडेंट काम करेगा उसी को ही यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो मेरी सर्विस के देखा जाए तो मान के चलिए मैंने बताया था कि 2 साल मेरा इंडिपेंडेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद में मैं जो है गवर्नमेंट की सर्विस में आ गई हूँ। अब जो है मैं मुझे अगर मेरा एग्जामिनेशन देना है सिविल जज के लिए, तो यहाँ पे मुझे एक और साल जब मैं गवर्नमेंट की प्लीडर ना हूँ और एक और साल में अपना इंडिपेंडेंट वर्क करूँ, वहाँ पर मुझे चीज़ दिखानी होगी, वहाँ पे मेरा वकालतनामा मुझे दिखाना होता है ना, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। अब आता है कि यहाँ पर ये जो केस है वह कौन सा है, ऑल्दो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केस के बारे में लिख दूंगी, फिर भी दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक का ये केस है, ठीक है। उसमें बताया गया है गवर्नमेंट प्लीडर का काम और जजेस का काम और लो जुडिशियल ऑफिसर्स रहते हैं उनका काम जो है प्रैक्टिस एट द बार नहीं होता है, वो बार के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका सर्विस स्टेट के अंतर्गत आता है, तो ये रहता है। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, तो इसमें बता दे वो और है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो क्यों ना अभी उनके आपके साथ में वो चीज़ भी शेयर कर ली जाए। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर 2000 यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, आपने प्रैक्टिस कब से शुरू करी है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, यहाँ पे कंटिन्यू जो है एडवोकेसी नहीं मांगी गई है कि भाई आपको वकालतनामा दिखाना है, आपको दिखाना है कि भाई आप पिछले 3-4 सालों से लगातार कोर्ट जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तब से आपका जो एक्सपीरियंस है काउंट होगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि रजिस्ट्रेशन जो है या तो फिर बार की मेंबरशिप से, तो देखिए वैसे तो बार की मेंबरशिप से काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से ही आपका काउंट होगा सिविल जज एग्जामिनेशंस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इनके रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे ही अपडेट्स आती है मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, तो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और हाँ वीडियोज़ को पूरा देखना है ताकि हर एक चीज़ जो है आपके पास पहुँच जाए। तो बेसिकली ये जो सर्विस जो आया था कि
3 साल की जो एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी एक्सपीरियंस है जो वकीलों के लिए है, अगर वो सरकारी इसमें आना चाहते हैं, सिविल जज एग्जामिनेशंस में आना चाहते हैं या फिर रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैंडेटरी बताई गई थी। साथ ही अभी सिविल जज को ही यहाँ पर इनके लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वह एज एन एडवोकेट का नहीं है, एज एन सिविल जज का है। तो इतनी सी बात है। तो होपफुली आपको ये जो कन्फ्यूजन था, मेरे पास क्वेश्चन आए थे एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि इस कन्फ्यूजन को वीडियो के थ्रू ही बता देती हूँ। तो अगर आपके पास भी अगर कन्फ्यूजन रहा है तो आपका भी ये कन्फ्यूजन दूर होगा। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।